हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रेड फाइट यूट्यूब चैनल। और मैं हूं आपका दोस्त गोविंद कुमार। आज की इस वीडियो में वन शॉट एक वीडियो रहेगा जिसमें हम संसाधन विकास चैप्टर को शुरू से लेकर अंत तक बेसिक टर्मिनोलॉजी के साथ डिस्कस करेंगे। सो इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए अंत तक बने रहें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। तो बिना समय के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संसाधन या विकास की। तो ये संसाधन होता क्या है? जनरली बात करें कि हर वो वस्तु प्रकृति में जो मनुष्य की सुख सुविधाओं को परिपूर्ण करे, मतलब हर वो चीज जो ह्यूमन नीड्स को फुलफिल करे, वो बेसिकली क्या है? संसाधन है। तो इन्हें हम एग्जाम में किस प्रकार से लिखेंगे, एक बार उसको देख लेते हैं। तो प्रकृति से प्राप्त विभिन्न वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त होते हैं, जिनको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, मतलब टेक्नोलॉजी उपलब्ध हो, तो इसलिए संसाधन कहलाते हैं। तो जीव मंडल से प्राप्त संसाधन जैव संसाधन कहलाते हैं। ये तो हमने संसाधन समझ गया। अब जैविक संसाधन क्या है? जो जीव मंडल से प्राप्त होगा, जिसको हम बायोटिक रिसोर्स भी कह सकते हैं। वैसे ही निर्जीव वस्तुएं द्वारा निर्मित संसाधन अजैव संसाधन, जिससे हम कह सकते हैं बायोटिक, और ये होते हैं अबायोटिक इंग्लिश में। इसे अजैव क्या है या अबायोटिक, मतलब पत्थर हो गए या हर वो निर्जीव वस्तु जो आपके पारिस्थितिकी तंत्र में मौजूद हो। अब नेक्स्ट है बच्चों कि वे संसाधन जिन्हें विभिन्न भौतिक, रासायनिक अथवा यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा पुनः उपयोगी बनाया जा सके, वो नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स, जिसे हम वापस बना सकते हैं। और ठीक इसके अगर हम अपोजिटली बात करें तो वे संसाधन जिन्हें एक बार उपयोग में लाने के बाद पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, इनका निर्माण तथा विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में हुआ है, वो अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, जिसे हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये सभी क्या है? आपके अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक बच्चों, अगला आगे बढ़ते हैं। निजी स्वामित्व वाले व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं, जो इंडिविजुअल रिसोर्स है, जैसे किसी का खेत खलिहान या प्रॉपर्टी, ये सब है जो इंडिविजुअल लेवल पे बेसिस है, जो निजीगत व्यक्तिगत, वो आपके जनरली कराएंगे व्यक्तिगत संसाधन। वैसे ही वे संसाधन जिनका उपयोग समुदाय के सभी लोग करते हैं, वो सामुदायिक संसाधन, लाइक गार्डन या फिर ऐसे सोसाइटी के लिए जो पूरा सोसाइटी उसे यूज करता है, वो है आपके सामुदायिक संसाधन। वैसे ही किसी भी प्रकार के संसाधन जो राष्ट्र की भौगोलिक सीमा के भीतर मौजूद हो, वो राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। ये व्यक्तिगत सामुदायिक संसाधनों को राष्ट्र हित में राष्ट्रीय सरकार द्वारा अधिकृत किया जा सकता है। अगर हम बात करें कि इंडियन टेरिटरी, ये सब जितने भी आपके इंटरनली आ जाए, मतलब हमें जनरली माना जाता है कि ये आपके 20 नॉटिकल माइल्स तक के जितने भी आ जाते हैं। अभी एनएम क्या है? इसको हम कहते हैं समुद्री सीमा। एक नॉटिकल माइल होता है 1.6852, ये किलोमीटर के बराबर होता है। ठीक है। वैसे ही अगर हम बात करें, एक माइल से आपके 1.685 किलोमीटर, सही है। नेक्स्ट है, वैसे ही वे संसाधन जो किसी क्षेत्र में विद्यमान तो है परंतु इनका उपयोग नहीं हो रहा है, ये संभावित संसाधन कहलाते हैं। तो जो चीज संभावता है कि हो सकता है। एक और आता है बच्चों इंटरनेशनल रिसोर्स, जिसे अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं, जो आपके 200 नॉटिकल माइल, मान लीजिए हमारे देश की समुद्री सीमा है और इसके 200 नॉटिकल माइल्स के बाद जो भी अगर सोना ही क्यों ना समुद्र के अंदर मिल जाए, तो वह सभी आपके अंतरराष्ट्रीय संसाधन में आ जाएंगे। वो इंटरनेशनल बैंक जो है वो उससे लीड करेगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। वे संसाधन किसी क्षेत्र में विद्यमान तो है परंतु उपयोग नहीं हो रहा, ये संभावित संसाधन कहलाते हैं। मतलब ये कुछ ऐसे संसाधन जो प्रकृति में हमारा प्रेजेंट है लेकिन इसका यूज नहीं कर सकता, आगे हम कर सकते हैं, तो इसको संभावित संसाधन कहलाते हैं, ये संभावना है। नेक्स्ट, वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, इनके उपयोग भी गुणवत्ता तथा मात्रा निर्धारित हो चुकी है, उन्हें विकसित संसाधन, जिसे डेवलप रिसोर्स कह सकते हैं। अगला बच्चों, प्रकृति में उपलब्ध होने वाले वे पदार्थ जो मानव आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं लेकिन तकनीकी ज्ञान न होने या पूरी तरह विकसित न होने के कारण पहुंच के बाहर, ये भंडार कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसमें हम बात करें H2O, तो H2O को हम सेपरेट कर सकते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन।
फ्यूचर में क्या हो सकता है कि आपके हाइड्रोजन के ये ईंधन बन सकते हैं, फ्यूल बन सकते हैं। इनका अगर पेट्रोल डीजल खत्म हो जाए तो इसको यूज किया जाता है। और ऑक्सीजन हम जानते हैं कि मनुष्य को ये इंस्पिरेशन या श्वास लेने के लिए जरूरी है। तो यह हो सकता है कि फ्यूचर में ऐसा कोई प्रौद्योगिकी है जो इसको एक अलग अलग कर सके, तो इसकी हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से विकसित न होने के कारण पहुंच के बाहर है, इसलिए भंडार कहलाता है। ठीक ना। अगर हम बात करें सतत पोषणीय विकास, जिसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, मतलब एक ऐसा तरीका है जिससे विकास किया जाए जिससे पर्यावरण को हानि न पहुंचे तथा वर्तमान में किए जा रहे विकास के द्वारा भावी पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना न हो। मतलब फ्यूचर जनरेशन से के लिए हम संसाधन को जो मिनिमम यूज करें ना, बिना किसी प्रकृति को नुकसान पहुंचाए, यही है आपका सतत पोषणीय विकास, जिसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है, क्या संसाधनों का नियोजन जरूरी है? तो कुछ ऐसे उपाय या कुछ ऐसा तरीका जिससे तकनीक जिसके द्वारा संसाधनों का उचित प्रयोग सुनिश्चित किया जा सके, वो है आपका संसाधन नियोजन, जो रिसोर्स प्लानिंग है। संसाधन संरक्षण की बात करें, रिसोर्स कंजर्वेशन की, तो संसाधनों का न्याय संगत तथा योजनाबद्ध प्रयोग जिससे संसाधनों का अपव्यय हो, और मतलब है पूरी तरह से ये विलुप्त के कगार पे ना आ जाए, यही है आपका संसाधन संरक्षण। नेक्स्ट है भूमि निम्नीकरण। अगर हम बात करें विभिन्न प्राकृतिक तथा मानवीय क्रियाकलापों द्वारा मृदा का कृषि के योग्य न रह पाना, यह भूमि निम्नीकरण। अगला है नीवल अथवा शुद्ध बोया गया क्षेत्र, मतलब वो क्षेत्र जहां वर्षा में एक बार या एक से अधिक बार कृषि की गई हो, वह नीवल अथवा शुद्ध बोया गया क्षेत्र, मतलब साल में कम से कम एक बार कृषि किया जाए। अगला है कुल बोया गया क्षेत्र। क्या होता है कि शुद्ध बोए गए क्षेत्र में प्रति भूमि को जोड़ना ही कहलाता है, ये कुल बोया गया क्षेत्र। अगला है प्रति भूमि की बात करें तो वो भूखंड जिस पर कुछ समय खेती नहीं की जाती और खाली छोड़ दिया जाता है, वो कहलाता है प्रति भूमि। फिर इसके बाद हम बात करेंगे बंजर भूमि क्या होता है। तो बंजर भूमि की बात करें कि बेसिकली वो भूखंड जिस पर कोई पैदावार नहीं होती तथा जो पहाड़ी, रेतीली अथवा दलदली होती है, वो बंजर भूमि, मतलब ये कृषि करने योग्य बिल्कुल भी नहीं होती है। अगला है कि लेटराइट मृदा, तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मिट्टी की ऊपरी परत के तेजी से कटवा निर्मित क्षेत्र। अगर हम लेटराइट की बात करें ना, तो ये बना है आपके ग्रीक वर्ड लेटर, जिसका सामान्य अर्थ होता है ईंट, और ये इंडिया के अंदर सबसे, अगर हम बात करें, दक्षिणी क्षेत्रों में पाया जाता है। दक्षिणी मतलब दक्कन के पठार में और महाराष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्रों में। तो इसलिए ये मिट्टी जो है आपके मटका या पॉटरी सब बनाने में सबसे ज्यादा इसका यूज किया जाता है। अगला हम बात करें मृदा अपरदन, और एक और चीज है लेटराइट मिट्टी में ना आपके काजू की खेती जो है ये सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट है मृदा अपरदन, तो प्राकृतिक कारकों द्वारा मृदा का एक स्थान से हटना ही मृदा अपरदन या सॉइल इरोजन होता है। सॉइल इरोजन हम गर्मी के दिनों में भी देख सकते हैं कि लू चलने के कारण किस प्रकार से गर्म हवा के कारण है आपकी मिट्टी उड़ के चल जाती है। दूसरा वर्षा ऋतु में भी, और तीसरा है आपके डिफोरेस्टेशन, मतलब पेड़ों की कटाई के कारण भी जब पेड़ कट जाते हैं तो उससे भूमि पे अब जड़ नहीं रहते हैं, क्योंकि जड़ ही जो है ये मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, और जब भी वर्षा ऋतु या तेज फ्लड आता है तो मिट्टी वहां से एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाती है। इसी प्रकार ये मृदा का अपरदन होता है। तो अगर हम सीधा लिख सकते हैं एग्जाम में कि मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं, तो प्राकृतिक कारकों द्वारा मृदा का एक स्थान से हटना ही मृदा अपरदन कहलाता है। नेक्स्ट है उत्खात भूमि, तो प्रवाहित जल तथा पवनों के द्वारा किए जाने वाले मृदा अपरदन से उत्खात भूमि का निर्माण होता है। अगला है, अब हम इसी के साथ हमारे चैप्टर के ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने डिस्कस कर लिया। अब बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से एक एक मार्क्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भारत में सबसे अधिक कौन सी मृदा पाई जाती है, इसका निर्माण किस प्रकार हुआ, तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और ये गंगा के क्षेत्र में होता है, तो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र सौराष्ट्र में कौन सी मृदा पाई जाती है, इस मृदा का निर्माण किस प्रकार हुआ, तो ये काली मिट्टी होती है जिसको हम रेगुलर मृदा कहते हैं, और इसका निर्माण आपके ज्वालामुखी फटने या भूस्खलन के द्वारा, या हम कह सकते हैं कि भूकंप के द्वारा भी जमीन के नीचे से जो मृदा निकलती है वही काली मिट्टी ही उसी का निर्माण होता है। नेक्स्ट है मृदा निर्माण की प्रक्रिया में किन्हीं दो महत्वपूर्ण कारक लिखिए। तो देखिए बच्चों, ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इन सब के आपके क्वेश्चन आंसर आपको बता दिए गए हैं।
और इसके पीडीएफ आपको कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा, तो एक बार आप इसे पढ़ लीजिएगा। और भी कुछ डाउट होगा तो एक बार आप बात करिएगा। बाकी इस क्वेश्चन आंसर्स के लिए हम दूसरा वीडियो लाएंगे। तो ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हमारे चैनल द रेड फाइट के साथ जुड़े रहें। और आगे हम जो पढ़ेंगे, जो मृदा है, इसको थोड़ा हम डिटेल में समझते हैं एनसीईआरटी की बुक से। लेटराइट मिट्टी से स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हमने इस चैप्टर का ऑलमोस्ट सभी डिस्कशन मृदा संसाधन पढ़े थे, जिसमें जलोढ़ मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी को समझे थे। तो लेटराइट मिट्टी को देखते हैं। तो लेटराइट जो शब्द है, जैसा कि बताया गया था कि ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया। किससे लिया गया? लेटर से, जिसका सामान्य अर्थ होता है ईंट। तो लेटराइट मृदा का निर्माण उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय जलवायु के दौरान होता है। फिर हम बात करें तो क्षेत्रों में आर्द्र तथा शुष्क ऋतु के एक के बाद एक आने के कारण है कि जनरली इसका फॉर्मेशन होता है। क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछा था कि मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, इसलिए आपको इस यहाँ पे हम इस पेज पर लेकर आए हैं। फिर अगर हम बात करें कि भारी वर्षा से अत्यधिक निक्षालन लीचिंग का परिणाम है। लेटराइट मिट्टी का पीएच वैल्यू जो होता है इस 6.0 तक होती है और इसमें सामान्यतः पौधे के पोषक तत्वों की कमी होती है। ये अधिकतर दक्षिणी राज्यों, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, कुछ भागों तथा उत्तरी पूर्वी पाई जाती है। मतलब अगर इसे हम नक्शा से समझे, ये आपका जंगली मानव के पठार वाला जो रीजन है यहाँ पे पाए जाते हैं। इस पेटी में पर्णपाती और सदाबहार वन मिलते हैं। सदाबहार वन हम जनरली डिसिडियस फॉरेस्ट को कहेंगे। ऐसे फॉरेस्ट ना जो साल भर आपके इनमें हरे भरे जंगल रहते हैं, इसलिए इसको सदाबहार वन कहा जाता है। तो आज में ह्यूमस पर्याप्त रूप में पाया जाता है, लेकिन विरल वनस्पति और अर्धशोषक पर्यावरण में इसमें ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। स्थलरूपण की स्थिति के अनुसार वनमेय अपवर्तन तथा भूमि निम्नीकरण की संभावना होती है। नेक्स्ट हम बात करें तो मृदा क्षरण में केरल और तमिलनाडु में 4 कॉफी उगाई जाती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लाल लेटराइट है मृदा काजू की फसल के लिए अधिक प्रयुक्त होती है। बताया था आपको लेटराइट मिट्टी जो है ये कैल्शियम जैसे काजू है, इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार जो भी डाउट है आपको एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ऑल क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट है मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा की बात करें ना, जो आपके डिजर्ट एरिया में पाया जाता है, मरुस्थल क्षेत्र में, तो मरुस्थलीय मृदा का रंग लाल और भूरा रंग का होता है। ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती है। कुछ क्षेत्रों में नमक बनाने के लिए जो झील होते हैं, इसके पानी को वाष्पीकृत करके ना हम बनाते हैं। वही चीज लिखा हुआ है कि कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जाता है। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जल वाष्प दर अधिक होता है। मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है और नीचे की परतों में चूने के कवर की सतह पाई जाती है। तो इस प्रकार से मरुस्थलीय मृदाओं का निर्माण होता है। जैसे कि मैं आपको प्रश्न बताया था कि एग्जाम में यही पूछा जाता है कि मृदा कहाँ पाई जाती है, इसका निर्माण कैसा होता है। इस प्रकार से एनसीईआरटी में जो मेंशन है, इसके पॉइंट्स को आप मेंशन कर सकते हैं। इस मृदा को सही तरीके से सिंचित करके कृषि बनाया जा सकता है, जैसा कि पश्चिमी राजस्थान में हो रहा है। इसको सही तरीके से सिंचित करके लोग फार्मिंग भी करते हैं। अगला हम देखते हैं वन मृदा, जिसको हम फॉरेस्ट सॉइल भी कहते हैं। तो वन मृदा की बात करिए, मृदा आमतौर पर पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जहाँ पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध है। मृदाओं के गठन में पर्वतीय प्रदेशों के अनुसार बदलाव आता है। नदी घाटी में मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती है। तो कभी-कभी प्रश्न ये पूछा जाता है ना कि कहाँ की मृदा दोमट और सिल्टदार होती है, ये होता है वन मृदा की, ठीक है। फिर परंतु ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कणों का होता है। हिमालय की हिमाचली क्षेत्र में मृदा का बहुत अपवर्तन होता है और ये अधिक सिल्क एसिडिक तथा ह्यूमस रहित होती है। नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों विशेषकर नदी सोपानों और जलप्रपात आदि में ये मृदाएं पाई जाती है। नेक्स्ट है मृदा अपरदन और क्षरण। मतलब सॉइल इरोजन होता कैसे, इसको कंजर्व कैसे किया जाए, ये सबसे है इस चैप्टर का सबसे हमारा लास्ट टॉपिक है। तो
अब हम देखते हैं एक एक करके कि मृदा के कटाव उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। तो ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है कि कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को, तो ये कटाव और बहाव बेसिकली बच्चों ना आपके जो लीवर है इस प्रकार से जब होती है तो इसको हम कहते हैं मेरिएंडर। क्या कहता है, कहा जाता है इसको मेरिएंडर। लेकिन अब इसी क्षेत्र में ना जब जल का प्रेशर बहुत ज्यादा हाई तेज होता है तो ये इस प्रकार से नदी बहता है। मतलब हम कह सकते हैं इस रीजन में ही आपका वाटर फ्लो तेजी से होता है। तो इन क्षेत्रों में क्या होता है, इन क्षेत्रों में ना आपके ये जल के प्रेशर के कारण कटाव हो जाता है और ये छोटी छोटी झील बनकर ही रह जाती है। और इसी झील झील को ऑक्सबो झील कहा जाता है। ऑक्सबो झील इसलिए क्योंकि ये जो बैल का पीठ होता है इस प्रकार से होता है, इसलिए झील का भी नाम है ऑक्सबो झील। ठीक है, तो इसी के कटाव से मृदा का क्षरण होता है और मृदा के बनने और अपरदन की क्रिया आमतौर पर साथ साथ चलती है और दोनों में संतुलन होता है। परंतु मानवीय की वजह से वनोन्मूलन, अति पशुचारण, निर्माण, खनन इत्यादि से कई बार ये संतुलन भंग हो जाता है। तो प्राकृतिक तत्व जैसे पवन, नदी और जल मृदा अपरदन करते हैं। बहता जल है। अब ये पवन की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है ना कि जब गर्म लू हवाएं चलती है तो उसके कारण ये मृदा का अपरदन होता है, जिसे हम सॉइल इरोजन कहते हैं। सो बहता जल मृदा के तहत मृदा को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है। तो यही बहता जल करके गहरी वाहिकाएं बनाता है जिन्हें अवनलिकाएं कहते हैं। ऐसी भूमि जुड़ने योग्य नहीं रहती है और इसे उत्खात भूमि मतलब बैड लैंड कहते हैं। ठीक है ना, मतलब हमें कृषि लायक है नहीं तो इसको हम खराब जमीन या बैडलैंड कहते हैं। चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को खाड़ रैवाइन कहा जाता है। अभी चंबल बेसिन की बात करें तो चंबल बेसिन है क्या, आप जानते हैं कि इंडिया के, अब इसको एक बार नक्शा से समझते हैं कि मान लीजिए कि हमारा इंडिया का ये वाला पार्ट नक्शा है। तो इंडिया का इधर और इधर से मतलब ये है आपका भागीरथी ग्लेशियर और ये है अलकनंदा। ठीक है, तो भागीरथी और अलकनंदा दोनों आगे मिलती है, ये मिलता है आपको देव प्रयाग में। इसी देव प्रयाग से इस प्रकार से गंगा नदी प्रवाहित होती है। आज जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो है यमुना और यही गंगा इस प्रकार से बहते हुए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार रीजन से होते हुए ये आपके जब वेस्ट बंगाल में पहुंचती है तो इसको डाइवर्ट किया जाता है फरक्का बांध से और इस प्रकार गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानी जाती है। लेकिन अब कौन कौन सी सहायक नदी इसमें आती है, तो सबसे पहले बात करें है आपका कोसी नदी। कोसी नदी को नेपाल में जनरली सप्त कोसी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर आता है गंडक नदी, फिर एक आता है आपका गोम घाघरा और फिर गोमती। ठीक है, लेकिन इसी के जस्ट यहाँ पे जाते हैं आपके सोन नदी, बेतवा नदी और एक चंबल। ये जो चंबल बेसिन है ना इसी को कहा गया बेसिन। ठीक है, तो ये आपके जनरली मध्य प्रदेश वाले रीजन में होता है। तो वापस हम टॉपिक पे आते हैं। जी, तो चंबल बेसिन में ना ऐसी भूमि को जनरली खड़ मतलब रेवाइन भूमि कहा जाता है। कई बार जल विस्तृत क्षेत्र ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। ये ऐसा सिचुएशन होता है जिस इस सिचुएशन में कि ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है। इसे सीट इरोजन या चादर अपरदन कहा जाता है। ठीक है, पवन द्वारा मैदान अथवा ढाल से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपरदन कहा जाता है। जहाँ पे ये हम लो वाला सीजन में देख सकते हैं। इसे गलत तरीकों से भी मृदा अपरदन होता है। गलत ढंग से हल चलाने जैसे ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाने से वाहिकाएं बन जाती है जिसके अंदर से बहता पानी आसानी से मृदा का कटाव करता है। तो इस प्रकार से मतलब नदियों में जल के कटाव के कारण मृदा अपरदन होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मतलब टॉपिक है जो ढाल वाली भूमि पर समुद्र रेखाओं के समांतर हाथ चलाने से भी मतलब है ढाल के साथ साथ जल बहाव की गति घटती है। इससे हम समोच्च जुता है मतलब काउंटर प्लगिंग कहा जाता है। तो ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जा सकते हैं। सोपान कैसे बदल में निर्मित करते हैं, सोपान मतलब जो हम ठेठ भाषा में कहते हैं खेती चारों ओर आरी बनता है ना, तो ये सोपान है। और पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि। अभी सीढ़ीदार कृषि क्या इसे समझते हैं, तो ये जो ऐसे इसको इंग्लिश में टेरेस फार्मिंग कहते हैं और हिंदी में
सीढ़ीदार कृषि। यहाँ पे भी ना आपके एक तरह से नदियों के बहाव, पानी के प्रेशर स्टोर जाने से बचने के लिए, इस प्रकार से रोकने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, तो ये है, तो मैं काफी विकसित है। बड़े खेतों को पट्टियों में बांधा जाता है, फसलों के बीच में घास की पट्टियां उगाई जाती है। यही आपका सीढ़ीदार कृषि जो पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्र में होता है। आगे हम बात करें तो इस तरीके की पट्टी को स्ट्रिप फार्मिंग कहते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से वहां पे हम पट्टीदार बनाते हैं, इसलिए इसको स्ट्रिप फार्मिंग कहते हैं। पेड़ों कतार में लगातार अक्षर से इंटरप्रेट, ये कैसा होता है, ये मान लीजिए कि कोई हमारा कृषि के है, इसके चारों ओर इस प्रकार से पेड़ को लगा दिए। ठीक है, यही आपका अच्छा हो गया, मतलब है यहाँ पे सॉइल का इरोजन इन पेड़ों के कारण नहीं होता, ये सिर्फ गर्म हवा या कुछ भी चलती तो इधर ये रुक कर आ जाती है, ये गति को कम करता है। इन है पट्टी का पश्चिमी भारत में रेत के टीलों के स्थानीयकरण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो ये थे हमारे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, किस प्रकार मिट्टी का फॉर्मेशन हो रहा है। अब बच्चों एनसीईआरटी के कुछ हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पंजाब में भूमि निम्न मुख्य कारण क्या है, तो गहन खेती होता है, जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र में होता है। वन तो होगा, तो सही आंसर होगा अधिक सिंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है। सीढ़ीदार खेती जो ये पहाड़ी क्षेत्र में होता है, जिसको सोपानी कहते हैं, तो ये पंजाब में, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में ये होगा उत्तराखंड, तो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, इनमें से किस राज्य में कालीन विद्या मुख्य रूप से पाई जाती है। कालीन विद्या है वो सेंट्रल इंडिया में, तो सेंट्रल इंडिया में कौन कौन से स्टेट आ जाएंगे, अगर हम बात करें तो यहाँ आपका महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश। देखिए इसमें खाली महाराष्ट्र का नाम है, बाकी जम्मू कश्मीर सेंट्रल इंडिया में आएगा, राजस्थान नहीं आएगा, झारखंड नहीं आएगा, आंसर होगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, तीन राज्यों के नाम होते हैं जहाँ काली मृदा पाई जाती है, पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है। यही महाराष्ट्र, हम लिख सकते हैं गुजरात या मध्य प्रदेश। तो एक और वीडियो लिखाएंगे जिसमें हमें इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, और बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए चैनल से जुड़े रहें। सो जय हिंद।